और सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला मोदी सरकार ने लिया है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से आडवाणी जी को नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी आज देश के साथ साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि एल.के. आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लालकृष्ण आडवाणी और उनके परिवार ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की है। भारतीय राजनीति में शालीनता और शुचिता के प्रणेता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अध्येता, स्वराज से सुराज की संकल्पना के ध्वजवाहक, राजनीति में नैतिक मूल्यों के संवाहक, संघर्ष समर्पण की प्रखर वाणी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए एक समर्पित जीवन, जिन्होंने अपने राजनीतिक कौशल, संगठनात्मक शक्ति, प्रशासकीय अनुभव और विकासोन्मुखी विचारधारा से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की अजस्र धारा का प्रवाह किया। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में रत्नगर्भा मां भारती के कोख से एक रत्न का जन्म होता है और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए 3 फरवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान होता है। लालकृष्ण आडवाणी का पूरा जीवन निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडुमल नेशनल कॉलेज में दाखिला और फिर 14 साल की उम्र में एक स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबद्धता यह स्पष्ट करती है कि लालकृष्ण आडवाणी को बचपन से ही अपने राष्ट्रीय दायित्व का बोध हो चुका था। आजादी के साथ ही भारत विभाजन की त्रासदी ने लालकृष्ण आडवाणी के संकल्प को और मजबूत किया और भारत आकर वे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के संकल्प के साथ राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के रूप में काम करने लगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सहयात्री बने और 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव के पद पर रहे। 1960 से 1967 तक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बतौर पत्रकार उनकी लेखनी ने राष्ट्रीय विमर्श के अनेक मुद्दों पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1970 में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की संसदीय यात्रा राजनीतिक शुचिता का पर्याय है। आपातकाल में गिरफ्तारी, लंबी कैद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार गैर कांग्रेसी राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी के कद को 1970 के दशक में ही स्थापित कर देते हैं। देश को नए राजनीतिक विकल्प के संकल्प के साथ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही लालकृष्ण आडवाणी ने संगठन को सशक्त बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 1980 में जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत की तो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई। 1980 से 1990 के बीच भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने अनथक परिश्रम किया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1989 लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। 1992 में भाजपा को 121 सीट, 1996 में 161 सीट हासिल हुई और आजादी के बाद पहली बार बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस पर अंकित हुई। 1996 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की 13 दिन की सरकार, 1998 में बीजेपी की 182 सीटों के साथ एनडीए की 13 महीने की सरकार और 1999 के मध्यावधि चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल तक चली एनडीए की सरकार के मुख्य शिल्पकार लालकृष्ण आडवाणी रहे। लालकृष्ण आडवाणी ने गृह मंत्री का पदभार संभाला और बाद में बतौर उप प्रधानमंत्री सामाजिक नीतियों के निर्माण के सूत्रधार रहे। सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना हो या फिर विश्व में भारत के स्वाभिमान की स्थापना, लालकृष्ण आडवाणी ने अपने निर्णयों से भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर अमिट रेखा खींची। भारत और पूरी दुनिया ने राजनीति में अटल आडवाणी के युग को देखा, जिसके मूल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समावेशी विकासवाद और राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित था।
लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में रथ यात्रा के जरिए व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा ने भारतीय जनमानस को सांस्कृतिक दास्ता की बेड़ी को तोड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और उसी की सकारात्मक परिणति को आज पूरी दुनिया ने दिव्य, भव्य, नव्य राम मंदिर के रूप में देखा है। आज मां भारती के साथ साथ कोटि कोटि भारतीय हर्ष से आनंदित हैं मां भारती के सपूत को दिए जाने वाले भारत रत्न सम्मान से। अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आडवाणी जी के योगदान को लेकर किस प्रकार का उनको एक रहा है, एक बड़ा लंबा इतिहास है और ऐसे में उनके सम्मान को एक तरीके से भारत रत्न के तौर पर दिया जा रहा है। तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे। भारत के रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और भारत के रत्न के तौर पर उनकी पहचान एक नई पहचान के तौर पर। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अनिल जी, क्योंकि शून्य से सत्ता तक का सफर हम सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया जनसंघ के समय से लगातार, लेकिन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और परिपाटी देने और जनमानस के मन तक पहुंचने का जो काम उन्होंने किया, किस प्रकार के उस योगदान को आप देखते हैं जिसमें एक बड़े परिवर्तन के ध्वजवाहक बने वो? देखिए, मैंने आडवाणी जी की कई रथ यात्राओं में मैंने हफ्ते हफ्ते भर उनके साथ रहा। वो जो आत्मीयता, जो एक अजात शत्रु वाला भाव, जो पत्रकार उनके बहुत क्रिटिक थे, विरोध में भी लिखते थे, आडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको नाम लेकर बुलाते थे और कहते थे आज आप कोई सवाल नहीं करेंगे। तो वो कोई दुर्भावना का भाव नहीं रखते थे। और जो सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की, जब जैन हवाला मामले में जैन की डायरी में उनका नाम आया तो उन्होंने न केवल लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया, ये ऐलान किया कि जब तक मैं इसमें बेदाग साबित होकर नहीं आऊंगा तब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा और कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। और फिर जब वो बेदाग अदालत से साबित हो गए, वो झूठा आरोप निकला, तभी आडवाणी जी वापस लोकसभा में आए। तो इस तरह के जो दूसरे, मुझे याद है 1989 में जब गांधीनगर और नई दिल्ली के 2 सीटों से वो चुनाव लड़े, तब ये बात आई थी कि एक सीट जो है, जो उनके पुत्र हैं जयंत अडवाणी, उनको दे दी जाए। तो आडवाणी जी ने कहा कि मैं इस तरह की राजनीति का जीवन भर विरोध करता रहा हूं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। फिर अगर जयंत को आप लड़ाना चाहते हैं, पार्टी के लोगों से कहा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये जो इस तरह की परिवारवाद का विरोध, शुचिता, आदर्शवाद, जीवन में मूल्यों का, उन्होंने कभी एक बेदाग उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन रहा। कोई काम, कोई धंधा, कोई प्लॉट, कोई जमीन, जो आज के नेता करते रहे हैं, आडवाणी जी उन सब चीजों से एकदम बेफिक्र, दूर हमेशा रहे और सिर्फ पार्टी के लिए चिंतन किया और देश और समाज के लिए उनका चिंतन रहा हमेशा। तो मुझे जी, लगता है ऐसे महान राजनेता के लिए भारत रत्न दिया गया बहुत ये सही फैसला है, सूझबूझ जी। भरा है। और कोई भी सम्मान के आडवाणी जी हकदार हैं। वो एक तपस्वी हैं, वो एक सन्यासी हैं। उनका पूरा जीवन जो है राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्रवाद के लिए, सांस्कृतिक जो हमने कहा कि राष्ट्रवाद के लिए और राम मंदिर के लिए, जिस तरह उनकी जब 1990 में उन्होंने यात्रा निकाली, आप अगर उस समय के दृश्य देखें, जी, रात रात भर लोग 12-12 बजे तक लोग सड़कों पर खड़े रहते थे, उनका अभिवादन करते थे। और आडवाणी जी बस एक ही नारा बोलते थे, सौगंध राम की खाते हैं। और फिर भीड़ बोलती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल। और 22 तो ये जनवरी इस को वो एक तरह का। तरीके से दिन भी हम सबने देखा है। लेकिन असर एक चीज़ और, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज ओडिशा में एक जनसभा के समय उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उस वक्त के परिवारवाद जैसी राजनीति की विसंगतियों को चुनौती देने का काम भी आडवाणी जी ने जिस तरीके से किया, वो एक नई परिपाटी की रेखा खींचने वाला था। आप किस तरह से नहीं, देखते हैं उस बदलाव की कहानी को? देखिए, आप आडवाणी जी हमेशा कहते थे, 1980 में जब भाजपा बनी उसके बाद से उन्होंने कहा था, भाजपा बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, ये उनका स्लोगन था। वो कहते थे हम सब बुराइयों से, विसंगतियों से, विकृतियों से भिन्न राजनीति करेंगे और हमारे लिए राजनीति पद पाने का माध्यम नहीं है, राजनीति के माध्यम से हम राष्ट्र की, समाज की, देश की सेवा करेंगे। ये एक मिशन, ये एक सपना, ये एक लक्ष्य उनका था। और जो आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो एक तरह से काफी उनका आडवाणी जी का सानिध्य उनको मिलता रहा है। और सोमनाथ से जब 1990 में राम रथ यात्रा शुरू हुई थी, तो वो जो पहला चरण था, यानी शुरुआत थी, उस राम रथ के सारथी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ही थे। ये लोगों को, शायद आज के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। तो तब वो वहाँ गुजरात प्रदेश में भाजपा का काम करते थे। और वो भी उसी तरह से, जैसे आडवाणी जी संघ के प्रचारक की पृष्ठभूमि से भाजपा में, जनसंघ में आए थे,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी संघ के प्रचारक की भूमिका से ही उसी तरह सेवा करते हुए भाजपा में आए थे। तो वो हम सब लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी जी की और आडवाणी जी की जो ट्यूनिंग रही, जो उनका बहुत ही बेहतरीन, और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि राजनीतिक गुरु हैं एक तरह से आडवाणी जी मेरे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। सारी जी। मर्यादाएं, सारे आदर्श, सारे सिद्धांत और बेदाग राजनीति, निश्चल निष्कपट, ये सब, और सिर्फ राष्ट्र का चिंतन, सिर्फ समाज का चिंतन, सिर्फ जनमानस की सेवा। तो ये जो आडवाणी जी के जीवन के पहलू हैं, और वो कभी भी अनर्गल बोलना, किसी विरोधी के बारे में भी कभी उन्होंने जी। अमर्यादित टिप्पणी से वो हमेशा बचते रहे। बहुत ही शालीन था, इसीलिए कभी जो उनके आलोचक थे, विरोधी थे, वो जी। भी कभी उनके बारे में बोल नहीं पाते थे अक्रॉस द कि पार्टी आडवाणी जी। शायद इसीलिए उनकी स्वीकार्यता को लेकर बात की जाए या उनके प्रति सम्मान की बात की जाए, वो आज भी दिखाई पड़ती। जब यह खबर आई उसके बाद से तमाम लोगों ने इस बात के लिए उनको बधाई भी दी। अनिल जी, फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम धन्यवाद। संस्मरण को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं